हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट 2017 का जो पेपर 1 था उसके भाग सेकंड भाषा 1 जो है हिंदी। पिछले वीडियो में हमने जो है भाग 1 जो था क्या था बाल विकास एवं शिक्षण विधि उसको डिस्कस किया था। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी रखी है, उस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। और आगे बढ़ें, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 31 नंबर प्रश्न है, निमिष शब्द का पर्याय है। पर्याय पूछ रहा है निमिष शब्द का। ऑप्शन नंबर ए है प्रकाश, दूसरा है छिद्र, सी है पूर्ण और चौथा है क्षण। तो जो निमिष शब्द का पर्याय है वो है ऑप्शन नंबर डी, इसमें करेक्ट क्षण। तो अगला प्रश्न है 32 नंबर, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या है। संधि विच्छेद बताना है। ये ऑप्शन है निकपट, बी है निष्कपट या निकपट या निष्कपट। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, इसमें जो है निह प्लस कपट होता है निष्कपट। ठीक है, इसमें कौन सी संधि हुई है? देखिए यहाँ विसर्ग लगा हुआ है ना भाई, विसर्ग और यहाँ पर क्या व्यंजन है, तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि होगी। अगला प्रश्न है 33 नंबर, अत्यंत शब्द का प्रयुक्त, अत्यंत शब्द में जो प्रयुक्त उपसर्ग पूछ रहा है ना, पहला है अत, दूसरा है अ या अत्य या फिर अति। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अति। ठीक है, यही उपसर्ग लगा है, अति प्लस अंत होता है बराबर अत्यंत। अगला प्रश्न है 34 नंबर, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में कौन सा वाच्य है? वाच्य पूछ रहा है, मुझसे उठा नहीं गया। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट जो विकल्प बनता है वो है भाववाच्य। ठीक है, मुझसे उठा नहीं गया, इसमें कौन सा भाववाच्य। और भाववाच्य में क्या होता है? अकर्मक क्रिया का प्रयोग हमेशा होता है। अगला प्रश्न है 35 नंबर, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? शब्द की वर्तनी बतानी है, किसकी सही है? अनुग्रहित होता है या निगृहित होता है या फिर अनगृहित होता है या अनुग्रहित होता है? तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पर आ नहीं बना हुआ है। ठीक है, आ है, तो अनुग्रहित यहाँ पर करेक्ट विकल्प बनेगा, बी वाला ऑप्शन। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 36 नंबर प्रश्न है, उपत्यका का अर्थ है। उपत्यका किसे कहा जाता है, इसका अर्थ बताना है। सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, देखिए सूर्य जिस पर्वत से निकलता है पीछे से, उसको तो हम बोलते हैं उदयाचल, ये बोलते हैं उदयाचल बोलते हैं। तो ये तो नहीं होगा। बी वाला क्या है? प्राणियों के पेट का अंग, ये भी नहीं है। शिखर, पर्वत का शिखर, ये भी नहीं। उपत्यका बोलते हैं हम पर्वत के पास की भूमि को। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 37 नंबर है, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, इसके लिए एक शब्द बताना है। पूर्व से कोई आशा ना हो, उसके लिए होता है अप्रत्याशित। ठीक है, प्रत्याशा किसे कहते हैं? जिसकी आशा की गई हो उसे प्रत्याशा बोलते हैं। अपरिमेय क्या होता है? जिसकी माप संभव ना हो या जिसे मापा ना जा सके उसे बोलते हैं अपरिमेय। अनाहूत क्या होता है? जो बिना बुलाए आ गया हो उसे बोलते हैं अनाहूत। ठीक है, 38 नंबर प्रश्न है, अपेक्षा का विशेषण क्या रूप क्या है? अपेक्षा का विशेषण बताना है, तो इसमें होगा अपेक्षित। ठीक है, अगला प्रश्न है 39 नंबर, ग का उच्चारण स्थान होता है। ग का उच्चारण स्थान बताना है, क्या होता है? नासिक के होता है, कंठस्थ होता है, मूर्धन्य होता है, कंठ तालव्य होता है। इसमें होता है नासिक के। देखिए जो पंचमा अक्षर होता है ना, सभी वर्ग के पंचमा अक्षर, भाई वर्ग क्या है? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, पा वर्ग, है ना, ये सब जो पांचों वर्ग होते हैं, इसका जो पंचम, ये लास्ट वाला अक्षर लाइन चलती है, उसे ही बोलते हैं नासिक, जिसमें ग, ण, न, है ना, ये शब्द आते हैं। अगला प्रश्न है 40 नंबर, गोधूम शब्द का तद्भव बताना है। गोधूम शब्द का तद्भव, तो इसका क्या होता है? गेहूं होता है गोधूम का। अच्छा, गाय, दूसरा ऑप्शन गाय है जैसे यहाँ पर, तो ये किसका जो है तद्भव होगा? ये गौ का होगा ना। और इसका गोबर का क्या होगा? गोमय, गोमय होगा। तत्सम गोमय होगा और गोबर होगा तद्भव। ठीक है, अगला प्रश्न है 41 नंबर, श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? दंत्य है, मूर्धा है, तालु है या दंतालु है? तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है तालु। ठीक है,
तालु इसमें करेक्ट, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। जो शाह भाई इसको बोलते समय कहाँ से आवाज़ निकलती, तालु से, मतलब तालु के पास से आवाज़ निकलती है। 3 शाह होते हैं, एक दंत होता है, एक मूर्धन्य होता है, एक तालु। तो ये तालु शाह है, ठीक है। और मूर्धा शाह किसे बोलते हैं, ये वाला मूर्धा शाह होता है, और जो ये वाला शाह होता है ये कौन सा, दंती शाह होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है 42 नंबर, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है। 4 गज मलमल में विशेषण बताना है। तो देखिए विशेषण होते 4 प्रकार के हैं, चारों प्रकार यहाँ पर दिया गया है, संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाण बोधक वाचक या फिर सार्वनामिक विशेषण। तो इसमें करेक्ट विकल्प पहले हम बता दें, वो होता है परिमाण बोधक। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे संख्यावाचक है। देखिए जब कहीं पर मापने की बात आए, चाहे 4 किलो कहे, चाहे 4 मीटर कहे, यहाँ पर 4 गज है ना, तो वो जो जिस चीज़ यूनिट को हम माप रहे हैं उसके पहले अगर संख्या लगी है तो संख्यावाचक नहीं होकर उसको क्या होता है, परिमाण बोधक विशेषण होता है, ठीक है। और परिमाण बोधक को भी जो है किसमें 2 भागों में बांटा गया है, एक निश्चित होता है और एक अनिश्चित होता है। तो वो तो अलग की बात है, यहाँ पर हमें बताना है केवल कौन सा विशेषण है। करेक्ट ऑप्शन बी सी आपको पता चल गया है ना। अगला प्रश्न है 43 नंबर, शीर्ष का तत्सम रूप क्या है। शीर्ष का तत्सम रूप होता है शीर्ष, ठीक है। 44 नंबर प्रश्न पर बढ़ रहे हैं, निम्न में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में भी किया जाता है। मतलब अपना देश तो भाई है ही है, लेकिन अदर बताने, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, पाकिस्तान और क्या है, मॉरिशस। तो इसमें बताना है किस देश में जो है हिंदी को लिखने और बोलने में प्रयोग किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन इसमें होगा मॉरिशस, डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है 45 नंबर, चौराहा शब्द में समास कौन सा है। चौराहा शब्द में समास पूछ रहा है, कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु है या फिर अव्ययी भाव है। तो अव्ययी भाव में प्रथम पद तो अव्ययी होता है ना, कर्मधारय में विशेषण विशेष्य, द्विगु में क्या होता है, ठीक है। अब द्वंद्व द्विगु में आप कंफ्यूज, देखिए द्वंद्व तो एकदम अलग होता है, एकदम क्या अपोजिट शब्द आते हैं, विपरीत शब्द आते हैं ना। और इसमें द्विगु में पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है, जैसे नवग्रह है ना, या अष्टाध्यायी है। अब यहाँ पर चौराहा है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है 46 नंबर, सूरसागर किस भाषा की रचना है पूछ रहा है। अवधी है, बुंदेली है, ब्रज है या फिर छत्तीसगढ़ी है। तो सूरसागर की भाषा है ब्रज भाषा। करेक्ट विकल्प कौन सा हो जाएगा, सी वाला इसमें करेक्ट हो जाता है। 47 नंबर है, आंख की किरकिरी होना मुहावरे का क्या अर्थ है। अप्रिय लगना, धोखा देना या फिर कष्टदायक होना या फिर बहुत प्रिय होना। तो इसका करेक्ट जो अर्थ होता है वो है अप्रिय लगना, ठीक है। अगला प्रश्न है 48 नंबर, निम्नलिखित मौखिक अभिव्यक्ति का रूप क्या है। मौखिक अभिव्यक्ति का रूप बताना है। इसमें पहला विकल्प है शुद्ध वर्तनी, दूसरा है सुलेख, तीसरा है श्रुतलेख या फिर आशु भाषण। तो करेक्ट विकल्प यहाँ पर है तो होता है आशु भाषण, ठीक है। आशु भाषण क्या होता है भाई, ये एक भाषण का वो तरीका होता है जिसमें भाषणकर्ता को भाषण के ठीक पूर्व जो है विषय बताया जाता है कि इस विषय पर आपको भाषण देना है। तो यहाँ पर मौखिक अभिव्यक्ति यही होता है। बाकी सब कौन से होते हैं, ये लिखित से संबंधित हैं, लेखन से तीनों, ठीक है। अगला प्रश्न है, वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी है। सुमित्रा कुमारी चौहान या सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर माखनलाल चतुर्वेदी या रामधारी सिंह दिनकर जी ने। तो इसको लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसमें, बी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं। हिंदी भाषा में 15 बोलियां हैं, 25 हैं या फिर 18 हैं या फिर 22 हैं। देखिए बोलियों की बात हो रही है तो ये आप ये मत समझ लेना संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है 22 लगा दो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बोलियां होगा 18, ठीक है। अगला प्रश्न है 51 नंबर, निम्न में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है। व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कौन सी कहलाती है, मानक भाषा को शुद्ध कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग में निकलने वाली
पत्रिका युग्म है। युग्म मतलब दो दो पत्रिकाएं दी गई हैं ना, तो इसमें भारतेंदु युग से कौन निकली है वो बताना है। पहला ऑप्शन है कवि वचन सुधा और हिंदी प्रदीप, या सरस्वती माधुरी, या कल्पना ज्ञानोदय, या फिर नवनीत कादम्बिनी। ये देखो ये पत्रिकाएं हैं, सारे पत्रिकाओं के नाम है। भारतेंदु युग से कौन सा संबंधित है वो बताना है। तो करेक्ट विकल्प यहाँ है कवि वचन सुधा पत्रिका और हिंदी प्रदीप, क्योंकि कवि वचन सुधा का प्रकाशन सन 1868 में किसने किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया था। और ये कैसी पत्रिका थी? मासिक पत्रिका थी। और जो हिंदी प्रदीप थी ये सन 1877 ईस्वी में बालकृष्ण द्वारा प्रकाशित की गई थी। ये भी एक मासिक पत्रिका ही थी। तो क्लियर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है भारतेंदु युग की ये पत्रिकाएं, कवि वचन सुधा और हिंदी प्रदीप। अगला प्रश्न है 53 नंबर, निम्न में से कौन सा रासो आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध है? आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध रासो का नाम बताना है। पृथ्वीराज रासो है, खुमान रासो है। देखिए यहाँ पर खुमान लिखा है, कहीं कहीं खुमाण जो ये अड़ा बना होता है ना, खुमान रासो या परमाल रासो या फिर बीसल देव रासो। तो इसमें करेक्ट जो विकल्प है ये है बीसल देव रासो को जो है इस आल्हा खंड के नाम से यही प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके रचयिता कौन है ये भी अक्सर पूछ लेता है। इसके रचयिता हैं जगनिक जी। ठीक है, कौन है? जगनिक। ओके, अब यहाँ पर पृथ्वीराज रासो के जितने ऑप्शन है आपको इसमें रचयिता आपको पते होने चाहिए। पृथ्वीराज रासो के कौन है? चंद्रबरदाई जी हैं, है ना। परमाल रासो जो है हमने बता ही दिया है, कौन है इसके? जगनिक जी हैं। ठीक है, खुमान रासो के कौन है? इसके हैं दलपति विजय। और बीसल देव रासो के कौन है? नरपति नाल जी हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। अगला प्रश्न है 54 नंबर, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम बताना है। पहला ऑप्शन है लीलाधर जगूड़ी, दूसरा है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, या फिर हरे प्रकाश उपाध्याय, या फिर अखिलेश। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अखिलेश जी ने ही तद्भव पत्रिका का संपादन किया था। कहाँ से किया था ये भी तो पता होना चाहिए। तो ये इसका प्रकाशन जो है लखनऊ से हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 12 मास लो कुंकर जीवें और 13 लो जिये सियार। ठीक है, इसमें ये पंक्ति किसकी है ये बतानी है। पहला है विद्यापति, या चंद्रबरदाई, या नरपति नाल, या फिर जगनिक। तो जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है जगनिक जी की कविता है। 12 बरस ले कुकर जी, मतलब कुत्ते की बात हो रही है, 12 बरस, और 13 लो जिये सियार। सियार कितने? 13 साल की उम्र बताई जा रही है। तो आगे प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या है। एक गद्यांश दिया है, प्रश्न संख्या 56 से 60 तक। ठीक है, इस गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटने हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखिए गद्यांश कभी भी आए तो गद्यांश पढ़ने से पहले उसके प्रश्नों को पढ़ लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसमें मान लीजिए 5 प्रश्न है तो हिंदी में अक्सर ये होता है 2-3 प्रश्न तो ऐसे ही होते हैं जो पहले से आपको पता ही होंगे। ठीक है, अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो बाकी 1-2 क्वेश्चन आपको जरूर इससे पढ़ के देने होंगे। लेकिन एक बार क्वेश्चन पढ़ लेने से ये होता है कि थोड़ा दिमाग में रहता है और उस लाइन को हम जल्दी से पकड़ लेते हैं। तो ये पैराग्राफ दिया है, इसको पढ़ने में टाइम लगेगा, इसको आप स्वयं पढ़ लीजिएगा। इसके प्रश्नों पर हम पहुँचते हैं। 56 नंबर है, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? घुमक्कड़ शब्द में प्रत्यय बताना है। तो इसमें कौन सा? अक्कड़ प्रत्यय। ए वाला ऑप्शन इसमें सही होता है, अक्कड़। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? पावापुरी में, वैशाली में, कुशीनगर में, या फिर पारसौली में? तो इनका जन्म हुआ था वैशाली में। इतिहास का प्रश्न है, अगर आपको पता है तो इससे हेल्प मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, स्वच्छंद में कौन सी संधि है? देखिए संधि अगर आप पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है आंसर पता होगा इसका ना। स्वच्छंद में कौन सी संधि है पूछ रहा है। पहला विकल्प है विसर्ग संधि, दीर्घ संधि, दूसरा है या फिर गुण संधि, या फिर व्यंजन संधि। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? व्यंजन संधि है। अगला है, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? जब बुद्धत्व प्राप्त किया है, मरने की बात नहीं कर रहा है, बुद्धत्व प्राप्त करने की बात कर रहा है, तब इनकी उम्र थी। देखिए पहला ऑप्शन है 12 वर्ष, या 34, या 45, या 80। तो जो सही विकल्प है वो 34। देखिए कहीं कहीं पर आपको 35 भी लिखा मिलेगा। ठीक है, तो इन दोनों के आसपास 1 साल का अंतर है, वो देगा आपको ही एक ही, तो उसमें से वही करेक्ट होगा। 60 नंबर है,
श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? श्रुति धर्म है, इसका अर्थ पूछ रहा है। जैन धर्म या बौद्ध धर्म या फिर मुस्लिम धर्म या फिर वैदिक धर्म। तो इसमें श्रुति धर्म किससे संबंधित है? इसका अर्थ है वैदिक धर्म। तो यहाँ पर हिंदी के 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसलिए लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।